हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ की इकोनॉमिक का चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज. So see here the chapter people as resources is an effort to explain population as an assets for the economy rather than a liability. तो ये क्या कह रहा है कि जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, इसका जो एफर्ट है वो किसके लिए है, जो पॉपुलेशन है उसको एक असेट की तरह एक्सप्लेन करने के लिए है, ना कि एक लाइबिलिटी के रूप में कि इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका कितना हेल्प रहती है, वो किस तरीके से हमारे लिए असेट हो सकता है, ना कि एक लाइबिलिटी हो सकता है. तो ये चीज़ हम समझेंगे यहाँ पीपल एज रिसोर्सेज से. People as resources is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productivity, skill and ability. People as resources एक तरीका है ये इस कंट्री की जो वर्किंग पीपल हैं उनको रेफ़र करने के लिए कि उनकी स्किल और एबिलिटीज़ क्या हैं. अगर हम पॉपुलेशन को देखें, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product. अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन का प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट से, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि जीएनपी होता है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रखता है. लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. अगर हम देखें तो जो अदर रिसोर्स हैं उसकी तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स की तरह है. इसको बोलेंगे अ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइड है एक लार्ज पॉपुलेशन का. दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, considering only the problems of providing the population with the food, education, access to health facility. अगर हम देखो, अगर हम जो पॉपुलेशन है उसको ह्यूमन रिसोर्स की तरह देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड है उसकी, जो लार्ज पॉपुलेशन है उसकी. अदरवाइज हम क्या करते हैं कि उसका जो नेगेटिव साइड है उसको देखते हैं कि ये जो है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं जो फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उनको ये इफ़ेक्ट करता है और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट करता है. When the existing human resources is the further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जब भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज को देखते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हुए और ये एजुकेशन और हेल्थ में भी हमारे लिए साथ काम करती है, तो इसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है प्रोडक्टिव पावर की तरह कि जैसे कि कंट्री के एक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन काम करती है, उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काम करती है. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. अगर हम देखें तो ह्यूमन जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हैं या फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज हैं. क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो लैंड को यूज़फुल बनाती है, कैपिटल को यूज़फुल बनाती है. कैपिटल का मतलब यहाँ किसी राजधानी से नहीं है, पूंजी से है. ठीक है, तो कैपिटल और लैंड दोनों को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बनाते हैं, रिसोर्स बना देते हैं. अदरवाइज जो लैंड और कैपिटल है वो अपने आप में यूज़फुल नहीं है. फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रेदर देन अ असेट. बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो कई डिकेड से इंडिया के अंदर ये देखा जाता है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको एक लायबिलिटी की तरह देखा जाता है, ना कि एक असेट की तरह. ठीक है, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ लाइबिलिटी. लेकिन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो उसको लाइबिलिटी बनने की ज़रूरत नहीं होती है. इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. इसको हम टर्न कर सकते हैं, यानी इसको मोड़ सकते हैं प्रोडक्टिव असेट के रूप में अगर हम ह्यूमन कैपिटल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो. फॉर एग्जांपल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन. अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पर, तो अगर हम रिसोर्सेज को एजुकेशन पर, हेल्थ पर
अगर हम स्पेंड करते हैं जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो वो यूज़फुल होगा साइंटिफिक रिसर्चेज का। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें अगर हम इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा तो जो लार्ज पॉपुलेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हमारे सामने आएगी, ना कि लायबिलिटी के रूप में। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे वो मेडिकल हो या एजुकेशन हो, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर हम देखें कि अगर ह्यूमन रिसोर्स पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें या मेडिकल केयर में, तो वो कहीं ना कहीं हमको हाई रेट्स का रिटर्न प्रोवाइड कराएगी फ्यूचर में। फ्यूचर में हमें क्या होगा, हाई रेट्स का रिटर्न मिलेगा। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट सेम है लोगों पर, जैसे इन्वेस्टमेंट लैंड पर किया जाता है, कैपिटल पर किया जाता है। अगर हम पूंजी पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी ज़मीन पर करते हैं तो उससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से अगर ह्यूमन कैपिटल पर, ह्यूमन रिसोर्स पर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमको फ्यूचर में फ़ायदा ही देगा। ठीक है, और हायर रिटर्न देगा, क्योंकि अगर एजुकेशन पर आज हम इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, कॉलेजेस अच्छे से चलते हैं, या अगर मेडिकल केयर हम अच्छे से दे पाते हैं, हाइजेनिक सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में वो हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेट रिटर्न के साथ जो है हमको अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि जो आज पड़ेगा वो डेफिनेटली कल जा कर के फ्यूचर बनेगा। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earning and greater contribution to society। वही मैं जो आप लोगों को बताई थी, अगर एक चाइल्ड है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ पर अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फ्यूचर में एक हाइयर अर्नर बनेगा, यानी कि एक हाई अर्निंग करेगा वो, और एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन देगा सोसाइटी के लिए। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। अगर हम एजुकेटेड पर्सन पेरेंट्स की बात करें तो वो अपने बच्चों पर, जो उनके बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवीली उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद एजुकेशन लिया हुआ है, तो दे नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सो दे हैवीली स्पेंड देयर equipments or their earning on their child। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो ये भी ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, यानी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट ए स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी एजुकेशन का स्कूल में भी और उनकी हेल्थ को लेकर के भी वो पूरा कॉन्शियस रहते हैं। A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by the advanced parents who themselves undereducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state। सिचुएशन क्या बनती है, अगर ये तो बात हुई थी कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को हाइजीन रखते हैं और उनको जो एजुकेशन इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, वो खुद भी अनएजुकेटेड होते हैं और हाइजीन की उनको कमी मिली होती है, तो वो अपने बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जो सिमिलर सिचुएशन है वो उनके बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी एजुकेशन के प्रति इतना कॉन्शियसनेस नहीं दिखाते हैं, वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी ना तो हाइजीन प्रोवाइड कराते हैं, ना उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, और ना ही उनकी एजुकेशन की तरफ। The various activities have been classified into three main sectors। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम किस में डिवाइड करेंगे, तीन सेक्टर्स में। देखो ये थ्री सेक्टर्स बहुत ज़्यादा मेन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तीन सेक्टर बन जाएंगे। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। एग्रीकल्चर से लेकर के माइनिंग, क्वायरिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग आती है सेकेंडरी सेक्टर में।
ठीक है। उसके बाद आपका आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं? टर्सरी सेक्टर में होती हैं। ठीक है, 3 सेक्टर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी में जो बिल्कुल प्राइमरी से शुरू होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो फिशिंग है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ आएंगी प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होता है? उन्हीं सबको ले जा करके कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ले जाया जाता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है वो सेकेंडरी में आता है। और टर्सरी में सारी सर्विसेज आती हैं, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, बैंकिंग है, वट वो आपका टर्सरी में आएगा। These activities in this sector result in the production of goods and services. तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। These activities add a value to the national income. These activities are called economic activities. इन एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है? देखो, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेशनल इनकम में मतलब वैल्यू ऐड करती हैं, एक तरीके से उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगी तो नेशनल इनकम नहीं होगी। इन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पास 2 पार्ट होते हैं, एक तो मार्केट एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है? मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs activity performed for pay or profit. These include production of goods or services, include government services. देखो, जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रॉफिट के लिए की जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसमें प्रोडक्शन होता है सामान का, सर्विसेज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ में ही आती हैं। उसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी जो है इंक्लूड होती हैं। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये अपने कंजप्शन के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता है, उनको हम बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। दीज कैन बी consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets. ये जो कंजप्शन है, प्रोसेसिंग है, वो प्राइमरी प्रोडक्ट से होता है और अपने अकाउंट जो फिक्स्ड असेट्स है उनके लिए ये प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। और मार्केट एक्टिविटीज़ में वो सारी सर्विसेज आती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए, पे के लिए जो है उनको किया जाता है, चाहे वो जितनी सर्विसेज होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो भी मार्केट एक्टिविटी के अंदर आती हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the field. देखो, जो हिस्टोरिकल अगर हम कल्चरल रीजंस देखें तो जो लेबर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है मैन और वेमेन के बीच में, एक फैमिली के बीच में। जो वेमेंस होती हैं वो मोस्टली डोमेस्टिक जितने भी वर्क होते हैं उन सबको देखती हैं, घरेलू कामों को देखती हैं, और जो मैन होते हैं वो बाहर काम करते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है किस पर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट पर डिपेंड करती है। हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखो, जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट, हेल्थ की, कि पर्सन की हेल्थ कैसी है, और उसी से लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है और जो स्किल फॉर्मेशन है वो किसी कंट्री के लोगों द्वारा इस तरीके से शो किया जाता है। यानी किसी कंट्री के लोग, अगर मान लीजिए सीधी सी लैंग्वेज में ये है कि अगर किसी कंट्री के लोग जो हैं अगर उनकी हेल्थ अच्छी है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, लिटरेसी रेट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उस पॉपुलेशन की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसलिए क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी लिटरेसी रेट, हेल्थ वगैरह पर और लोगों की स्किल पर। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। कहीं ना कहीं जो क्वालिटी होती है वो, जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है वो डिसाइड करती है ग्रोथ रेट एक कंट्री का। देखो, अगर अच्छी पॉपुलेशन होगी, एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी, लिटरेसी रेट इसका हाई होगा, तो उस कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो भी हाई होगा। तो ग्रोथ रेट में डिसाइड करने वाली जो होती है वो पॉपुलेशन की क्वालिटी ही होती है कि पॉपुलेशन किस क्वालिटी की है। Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy, and literate and healthy population are an asset.
जो लिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन है वो क्या है, एक लायबिलिटी है इकोनॉमी के ऊपर, और जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन है वो असेट है। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब होता है कि दूसरे पर डिपेंड रहना, कि बस हो रहा है। असेट का मतलब है कि प्रॉफिट देने वाली चीज़ें, कि जैसे हम अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो वो असेट के रूप में होता है। एक हेल्दी और लिटरेट जो पॉपुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपको जो देश की इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, उसको बढ़ाती है। और जो लिटरेट या अनहेल्दी पॉपुलेशन है तो वो कहीं ना कहीं लायबिलिटी का काम करती है, देश के ऊपर बोझ बन जाती है, वो असेट के रूप में काम नहीं करती है। Literacy is not only a right, it is also needed if the citizen are to perform their duties and enjoy their right properly. Literacy कोई एक right नहीं है ऐसा कि सिर्फ एक अधिकार नहीं है, इसकी ज़रूरत है सिटीजन्स को, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं और अपनी लाइफ को एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली, और वो अपने जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको अच्छे से इंजॉय करते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं लिटरेसी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। However, a vast difference is noticed across different sections of the population. देखो, जो सेक्शंस है पॉपुलेशंस के, उसमें बहुत सारे डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हाइयर देन फीमेल्स, एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हाइयर इन द अर्बन एरियाज़ कंपेयर्ड टू द रूरल एरियाज़। अगर हम देखें जो लिटरेसी है, जो मेल्स हैं उनमें 16.6% ज़्यादा है जो फीमेल्स की अपेक्षा। फीमेल्स में 16.1%। देखो, यहाँ पर लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट जो है, अगर हम फीमेल्स की अपेक्षा मेल्स में देखें तो मेल्स का लिटरेसी रेट 16.6% हाई है, 16.6% उसका लिटरेसी रेट हाई है। और अगर हम अर्बन एरियाज़ से रूरल एरियाज़ को कंपेयर करें तो वहाँ पर भी जो मतलब लिटरेसी रेट है, जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर 16.1% लिटरेसी रेट रूरल एरिया की जो है अपेक्षा हाई है। इन 2011 लिटरेसी रेट वेरी फ्रॉम 90% इन केरला टू 62% इन बिहार। अगर हम 2001 के लिटरेसी रेट देखें, 2011 के लिटरेसी रेट देखें तो केरला में वहीं लिटरेसी रेट 94% है और बिहार में लिटरेसी रेट 92% है। The primary school system has expanded to over 7.68 lakh in 2004 to 2005। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं का सिस्टम है उसको बढ़ाया गया है 7.68 लैक्स, यानी कि 7,68,000 2004 से 5 में उसको बढ़ाया गया है।